Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Ode to a Nightingale by John Keats. So first we will talk about John Keats. John Keats from 1795 to 1821, a romantic poet known for his rich imagery, sensuous language and exploration of beauty and mortality. सो जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे एंड उनकी जो पोएम्स थी वो बहुत ज़्यादा इमेजनरी होती थी. लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी होती थी, बहुत रिच होती थी एंड ही टॉक अबाउट most of his poem about beauty and mortality. His famous works are Ode to a Grecian Urn, to Autumn, and of course Ode to a Nightingale. Now let's talk about the poem. It was written during spring 1819 and it was published in 1820. It was written in the form of ode. 8 stanza है इसके अंदर and every stanza carry 10 lines. Keats was deeply affected by illness and the nearness of death. The song of the nightingale inspired him to reflect on mortality, trances and desire for escape. So, जब ये poem Keats लिख रहे थे, at that time he was recovering from a long period of illness and at that time he was very near to death because this poem was written in 1890 और 1820 में जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट कि कैसे वो अपनी इलनेस से, अपनी सफरिंग से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल. द नाइटिंगेल जो गाना गा रही है उसके हेल्प से वो अपनी सफरिंग से, अपनी इलनेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं. In short summary of this poem is that it expresses Keats' desire to escape from life's suffering into the timeless beauty of Nightingale's beauty. The poet attempts to do so through wine, imagination, and poetry, but each escape is temporary. The Nightingale song symbolizes art's power to transcend time while the poet remains bound by mortality. So, ये जो poem है ये 3 चीज़ों के बारे में है. The first thing is कि पोएट जो है वो अपने सफरिंग से, अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए नाइटिंगेल के सॉन्ग को, नाइटिंगेल की ब्यूटी को यूज़ कर रहा है. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम से बच पाएँ, लाइक वाइन, इमेजिनेशन, इवन पोइट्री भी उन्होंने चूज़ किया पर कुछ भी काम नहीं करा बिकॉज ऑल दीज एस्केप्स आर वेरी टेम्पररी. द लास्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है इसको सिम्बलाइज किया गया है आर्ट से, आर्ट के पावर से. एंड कैसे आर्ट जो है वो आपको टाइम ट्रेवल कर देता है, एक टाइम से दूसरे टाइम में पहुंचा देता है और विद द हेल्प ऑफ आर्ट आप अपनी सफरिंग को भूल जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो. जबकि पोएट जो है वो अब नाइटिंगेल के सॉन्ग से इतना इंस्पायर हो गया है कि उसे लग रहा है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है और अब उसकी लाइफ में कोई सफरिंग नहीं है. बट इन द रियलिटी पोएट जो है वो अपनी मोर्टालिटी में, उस इल्यूजन में बंधा हुआ है, उस सफरिंग में बंधा हुआ है. नाउ बिकॉज दिस पोएम इज़ वेरी लॉन्ग बिकॉज इट हैज़ 8 स्टेंजाज और बहुत लंबी पोएम है, एवरी स्टेंजा हैव 10 लाइन्स. तो मैं स्टेंजा बाय स्टेंजा आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूँगी. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट दैट हाउ द बर्ड इज़ वेरी केयर फ्री. बर्ड का जो सॉन्ग है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि वो, उसका जो गाना है वो भी बहुत केयर फ्री है. He has no tension. But the poet, उसके पास बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सफरिंग्स हैं. पर वहीं पे नाइटिंगेल जो उसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही इज़ वेरी केयर फ्री. ही ऑल्सो सेड दैट ही फील drowsy numbness in his body because of the nightingale song. And he was not envy of it, but because he shared इन द बर्ड्स हैप्पीनेस. वो कह रहे हैं कि उन नाइटिंगेल के गाने को सुन के वो बहुत नम फील कर रहे हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत खाली फील कर रहे हैं और इस वजह से उनको जलन नहीं हो रही बल्कि उनको लग रहा है कि वो जो बर्ड की हैप्पीनेस है उसको शेयर कर पा रहे हैं. मतलब बर्ड और वो सेम हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं. नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट विशेस फॉर a draught of vintage to escape the real world into Nightingale's world. In the second stanza, पोएट जो है वो ये कह रहा है कि उसको इस दुनिया से बाहर निकल के नाइटिंगेल की दुनिया में जाना है और उनको पुराने टाइम में वापस जाना है, उनको इस रियलिटी में नहीं रहना. ठीक है. एंड ही वॉज
राइटिंग की उन्होंने वाइन भी पी रखी है, वो वाइन का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी रियलिटी से बच पाएँ, एस्केप कर पाएँ, और वाइन से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले ताकि उस रियलिटी में जो सफरिंग में वो हैं उसमें वो रह पाएँ और उससे बच पाएँ. ओके, नाउ इन द थर्ड स्टैंजा कीट्स एक्सप्लेन व्हाई ही वांट टू एस्केप. कीट्स थर्ड स्टैंजा में कह रहे हैं कि क्यों इस दुनिया में वो छुपना चाहते हैं, इन चीज़ों से वो बचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये डिजीज़ से, एजिंग से, डेथ से भरा हुआ है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ सफरिंग है. ही ऑल्सो सेड कीप यूथ ग्रो पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज. वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जवान लोग हैं, वो एकदम से सफ़ेद पड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और मर जाते हैं. इन दिस लाइन ही वॉज टॉकिंग अबाउट वेयर यूथ ग्रो पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज. ओके, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ मोर्टैलिटी, कि कैसे मोर्टैलिटी की इमेज वो ड्रॉ करना चाहते हैं इन दिस स्टैंजा. दिस रिफ्लेक्ट कीट्स पर्सनल ग्रिफ एंड द रोमांटिक थीम ऑफ सफरिंग. और ये जो स्टैंजा है दिस इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे कीट जो है वो अपने पर्सनल सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ही वॉज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द थीम ऑफ सफरिंग इन द रोमांटिक पीरियड. ओके, नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा he was talking about that how instead of wine the poet will use poetry to follow the world. He was saying कि कैसे वाइन की जगह पे वो पोइट्री को यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो बर्ड को फॉलो कर पाए. एंड बिकॉज द नाइटिंगल इज़ फ्री फ्रॉम द टाइम एंड डिके अनलाइक ह्यूमन, क्योंकि नाइटिंगल जो है वो ह्यूमन की तरह टाइम की बाउंड में नहीं है, टाइम की बाउंडनेस में नहीं है, वो इन सब चीज़ों से फ्री है, वो कभी भी कहीं जा सकती है, वो कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है. एंड दिस शोज द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड पोइट्री एज अ मीन ऑफ स्केप, बिकॉज ही वॉज सेइंग कि वो पोइट्री को यूज़ करेंगे फॉर escaping from the reality. Now in the fifth stanza, here it is written embalmed darkness. It says कि how the darkness become comforting and it was full of life. ये कह रहे हैं कि डार्कनेस अब उनके लिए बहुत कंफर्टिंग हो चुका है, बहुत कंफर्टेबल हो चुका है और डार्कनेस में वो फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं. Here in this fifth stanza it is important to notice कि कैसे he was talking about sensory imaginary create a world beyond ordinary perception, कि कैसे हमारे जो सेंसेस हैं वो एक इमेजनरी परसेप्शन क्रिएट करते हैं हमारी रियल वर्ल्ड से अलग होके. ठीक है, नाउ इन द सिक्स्थ स्टैंजा ही टेल्स अबाउट दैट पोएट लॉन्ग्स फॉर द डेथ, दैट ही सेड दैट नाउ मोर देन एवर सीम्स इट इज़ रिच टू डाई. ही वॉज सेइंग कि वो अब उनको मरना है, अब वो चाहते हैं कि अब उनकी डेथ हो जाए. वो नाइटिंगेल के गाने को सुन रहे हैं तो उन्हें लगता है कि तो जो डेथ है वो बहुत स्वीट और पीसफुल होगी. कीट जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही डजंट फियर डेथ नाउ, ही सीज इट एज एन एंड ऑफ सफरिंग. और अब उन्हें लगता है कि जो डेथ है उनसे उनको डर नहीं लगता और अब ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये जो सफरिंग है इसका जो एंड है वो सिर्फ डेथ होने वाला है. बट इफ़ ही डाई ही वुड नो लॉन्गर हियर द नाइटिंगेल सॉन्ग आर्ट आउटलिव्स द आर्टिस्ट. और बिकॉज ही विल डाई तो अब वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर वो मर जाते हैं तो वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को नहीं सुन सकते. एंड दिस थिंग डिस्क्राइब कि कैसे आर्टिस्ट के जाने के बाद भी आर्ट जो है वो हमेशा हमारे बीच रहता है. इन द सेवेंथ स्टैंजा द पोएट रियलाइज द नाइटिंगेल इज इमोर्टल. इट्स सॉन्ग हैज़ बीन हर्ड बाई एंशिएंट एम्परर, क्लाउन्स, रुद इन द बाइबल एंड जनरेशनल पास्ट. ठीक है, इन सेवेंथ स्टैंजा पोइट ये कह रहे हैं कि जो नाइटिंगेल है वो एक्चुअली में इमोर्टल है. ही वॉज नॉट सेइंग कि बर्ड इमोर्टल है, ही वॉज सेइंग कि जो उसका आर्ट है, जो उसका सॉन्ग है वो इमोर्टल रहा है. क्यों? क्योंकि इसके जैसे ही सिमिलर बर्ड्स ने यही गाना बार बार गाया होगा और ये थ्रू आउट द जनरेशन, थ्रू आउट द हिस्ट्री ये सॉन्ग चला आ रहा है. और यही सॉन्ग जो मैं सुन रहा हूँ इस वक्त ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो पुराने ज़माने में जो राजा रहे होंगे, राजा महाराजा रहे होंगे, जो बाइबल के टाइम पे जब जीसस क्राइस्ट थे उनके टाइम पे जो लोग रहे होंगे वो सब इस सॉन्ग को सुने होंगे और वही सॉन्ग मैं सुन रहा हूँ. तो उस सॉन्ग की वजह से ये जो बर्ड है नाइटिंगेल ये इमोर्टल हो चुकी है. ही वॉज सेइंग
दो दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो बर्ड है ये मरने के लिए नहीं बनी, इसका जो सॉन्ग है ये इसको हमेशा हमारे बीच जिंदा रखेगा। ठीक है। एंड दिस लाइन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन मोर्टैलिटी विद द टाइमलेसनेस ऑफ आर्ट। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन जो है वो मोर्टल होता है, पर उसका जो आर्ट है वो मोर्टल नहीं होता, वो इमोर्टल होता है, वो हमेशा हमारे बीच रहता है। The song belongs to all times, individual bird die, but the song continues. Now, in the last stanza, the poet is abruptly brought back to reality. The word forlorns tolls like a bell, ending his vision. यहाँ पे जो ये वर्ड है forlorns, ये इंडिकेट करता है कि अब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ चुके हैं, अब वो अपनी पूरी रियलिटी में है और उनका जो इमेजिनेशन था वो ख़त्म हो चुका है। The nightingale flies away. The poet wonders if the experience was a waking dream. अब इस पैरा में ही वॉज सेइंग कि जो नाइटिंगेल है वो उड़ चुकी है, अपना गाना गा के ख़त्म करके वो अपने गाने को उड़ चुकी है, और अब पोएट क्योंकि अब उस इमेजिनेशन से बाहर आ गया है, तो ही वॉज फीलिंग लाइक कि क्या वो एक ड्रीम था, अ वेकिंग ड्रीम था उसके लिए। एंड दिस पैरा शोज द इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट टेम्पररी नेचर ऑफ आर्टिस्टिक विजन, विच इज़ that beauty fades but reality returns। यहाँ पे इस पैरा में ये बताया गया है कि जो आर्टिस्टिक विजन होता है, जो हमारा इमेजिनेशन होता है, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन की जो ब्यूटी है वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है और रियलिटी वापस आ जाती है। ठीक है। सो दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स इट्स टेल यू अ लॉट अबाउट द रियलिटी एंड आर्ट। Now we come to the theme of this poem. The first point is trances versus immortality, which we talk about it, which we have talked about earlier, कि कैसे उन्होंने human being को art से compare किया है, and the art in which he said about कि कैसे human जो है वो mortal है, वो आज है कल नहीं है, पर वहीं पे उसने जो art create किया वो हमेशा हमारे बीच रहेगा। The second point is escape from reality. He uses so many things, wine, poetry, even his imagination, ताकि वो उस reality से बच पाए, उस reality से पीछा छुड़ा पाए अपना। Third point is death and suffering, because he was suffering from the illness, और उन्हें लग रहा है कि ये जो illness है वो उनको death के पास लेके आ गया है, इसलिए he was trying to escape that suffering and he was using so many things कि उस suffering से वो बच पाए। एंड एट द एंड ही एक्सेप्ट द डेथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सफरिंग का जो एंड है वो डेथ है। द लास्ट पॉइंट इज नेचर एंड आर्ट। ही वॉज कंपेयरिंग नाइटिंगेल सॉन्ग्स टू एन आर्ट, कि कैसे जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है लाइक नेचर, जो कि हमेशा हमारे बीच रहा है और हमेशा हमारे बीच रहेगा, वो सेम चीज़ वो नाइटिंगेल के सॉन्ग के साथ डिनोट कर रहे हैं कि कैसे नाइटिंगेल रहे ना रहे, पर उसका जो सॉन्ग है वो हमेशा हमारे बीच रहेगा, बिकॉज उसकी जगह पे कोई और चिड़िया आके सेम नाइटिंगेल, सेम ब्रीड की नाइटिंगेल वही सॉन्ग बार बार रिपीट करेगी उनके बाद आने वाले पीढ़ियों को। और आर्ट भी सेम चीज़ हमारे साथ करता है कि हमने अगर आर्ट क्रिएट किया है और अगर हम कल नहीं रहते हैं तो हमारी जनरेशन हमारे आर्ट के थ्रू हमको हमेशा हम उनके बीच ज़िंदा रखेगी। Okay, so this is a very important poem by John Keats, and this is all about the Ode to a Nightingale by John Keats. If you have any question, any query about this topic or any other topic, you can comment below. And there is my Telegram link in the description. You can follow me there. And have a nice day.